हेलो एंड वेलकम टू आदित्य मैंटी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 करने जा रहे हैं और ये है जुडिशरी। आपको पता है कि देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होते हैं, 3 होते हैं। और इसमें हमें बेसिकली जो थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी हम करने जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है। सो हमने एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, सो आप उसको देखिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड जुडिशरी ऑल्सो बेटर। लेजिस्लेचर भी कर रखा है मैंने, और हम अब आज जुडिशरी करने जा रहे हैं, चैप्टर 6 है। सो हम इसको क्वेश्चन से फॉर्म में करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So now let us begin the chapter. First, why do we need judiciary? हमें क्यों चाहिए जुडिशरी? सबसे पहला क्वेश्चन है। देखो, जुडिशरी मतलब होता है कोर्ट। आपको पता है इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और उसके भी नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन है कि वाई हमें क्यों चाहिए जुडिशरी। सो कोर्ट हमें क्यों चाहिए? सो इंडिपेंडेंट, और इनफैक्ट हम सिर्फ कोर्ट जुडिशरी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सबसे पहले इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता क्या है? देखो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब होता है कि वो जुडिशरी या कोर्ट जो किसी के दबाव में आके काम ना करे। अब दबाव किसके दबाव में आ सकता है? हाँ, हो सकता है गवर्नमेंट के दबाव में आ जाए, एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेचर के दबाव में आ सकता है, हो सकता है किसी इंडिविजुअल के दबाव में आ सकता है। तो इस तरह से अगर जुडिशरी बिना किसी के दबाव में काम करता है, ऐसे और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है, देन सच जुडिशरी इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाई डू वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है। सो कुछ देखो, पहला ये है कि टू सेटल डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। अब इसमें सबसे रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ मतलब होता है कि एवरीबडी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। चाहे मंत्री से लेकर संतरी तक, गेट कीपर तक, अगर कोई दोनों में एक ही क्राइम करता है तो बोथ विल बी पनिश्ड बाय द सेम लॉ एंड सेम पनिशमेंट विल बी गिवन टू बोथ ऑफ देम। सो दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए? क्योंकि सबको समान जस्टिस मिले, समान पनिशमेंट मिले, इसके लिए। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड टू सेटल डिस्प्यूट। दूसरा है टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। देखो, रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना कि कोई भी रूल ऑफ लॉ को वायलेट तो नहीं कर रहा है, everybody is getting equal protection and equality before the law. That is also one of the reason why we need independent judiciary, and also make sure that law are supreme. जो लॉज होते हैं ना वो सुप्रीम है, सब कोई उसके। सो लॉ इज एबव एवरीबडी एंड एवरीबडी हैज़ टू फॉलो लॉ। इसके लिए तीसरा जो है कि सेफ गार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल दैट इज गिवन टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लोगों को, आई मीन एवरीबडी इन इंडिया हु हैज़ बीन गिवन फंडामेंटल राइट्स। तो ये राइट तो छीन नहीं रहा है कोई इसको, आई मीन ये राइट, नो बडी इज ट्राइंग टू टेक अवे दीज राइट्स फ्रॉम इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑल्सो। सो मेक श्योर दैट दीज राइट्स आर गिवन टू एवरीबडी एंड एवरीबडी इंजॉय दीज राइट्स। अगर कोई नहीं, I mean somebody come on the way of enjoying right, then there is Supreme Court. ठीक है। नेक्स्ट है एंश्योर दैट डेमोक्रेसी इज मेंटेन एंड डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल और ग्रुप डिक्टेटरशिप। तो फोर्थ पॉइंट है कि इंडिया में डेमोक्रेसी रहे, कोई भी डेमोक्रेसी को छीनने की कोशिश ना करे, डेमोक्रेसी को हटाने की कोशिश ना करे, और डिक्टेटरशिप ना लेके आए इसमें। इसको भी मेंटेन करके रखना ये जुडिशरी का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काम है। ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन आवर कंट्री। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। आपने अभी बताया मैंने, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ मतलब होता है कि एवरीबडी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, मीन इंडिविजुअल वेदर रिच और पुअर, मैन और वुमेन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कास्ट, दे ऑल आर गवर्न बाय द सेम लॉ। एक ही लॉ सबके ऊपर अप्लाई हो, चाहे कोई हो, कोई भी स्टेटस हो, पोजीशन हो, कास्ट हो, हर आदमी एक ही लॉ के द्वारा डील किया जाएगा। व्हाट डज इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स? अब पहले मैंने ऊपर बताया था क्यों चाहिए हमें। देखो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है कि अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट लाइक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर मस्ट नॉट रिस्ट्रेन और हैम्पर द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी सो दैट इट इज नॉट एबल टू डू जस्टिस। कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूशन जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर हो गया, ऑर्गन हो गया, वो जुडिशरी के प्रॉपर वे में काम करने में रुकावट ना डाले, उस पर दबाव ना डाले कि आपको ऐसे जस्टिस देना, वैसे जस्टिस देना। अगर ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है। अदर ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ जुडिशरी। अब ये नहीं कि जुडिशरी ने कोई डिसीजन लिया तो
प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट बोले कि ये डिसीजन ठीक नहीं है, वो डिसीजन ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जज मस्ट बी एबल टू परफॉर्म फंक्शन विदाउट एनी फियर, बिना कोई डर के वो लोग अपना काम करें, किसी के दबाव में काम ना करें। अगर ऐसा होता है तो हम देन वी कंसीडर देयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। बट इंडिपेंडेंट जुडिशरी डज नॉट मीन दैट जुडिशरी टेक आर्बिट्री डिसीजन। का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपना मर्जी से जो भी जैसे भी डिसीजन ले और उस पर कोई ये ना हो। इट इज़ ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड हेंस हैज़ टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द पावर एंड अथॉरिटी असाइन टू देम। तो हम देखते हैं कि जुडिशरी अपना मर्जी से रूल ना करे, आई मीन डिसीजन ना ले, बल्कि जो भी पावर और अथॉरिटी उसे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे रूल करना चाहिए। और ऐसा कर रहा है तो हम वी कंसीडर देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन इंडिपेंडेंट जुडिशरी बी प्रोवाइडेड एंड प्रिजर्व। हम कैसे हम मेक श्योर करते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, जुडिशरी किसी के दबाव में काम ना करे। कुछ स्टेप उठाया गया है, वो स्टेप हम देखते हैं यहाँ पे। लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज। देखो लेजिस्लेचर नहीं इन्वॉल्व होता है, एग्जीक्यूटिव इनफैक्ट इन्वॉल्व होता है, और भी आई मीन इंस्टीट्यूशन जो है दे आर इन्वॉल्व इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव चुनता है। तो हमने ऐसा इस तरह से किया है क्योंकि अगर जजेज सिर्फ लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं तो शायद उनके दबाव में जज काम कर सकते थे। इसलिए हमने सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन को अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को जज के लिए नहीं रखा, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं अलाउ किया है, बल्कि देर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट कम टुगेदर एंड देन दे टेक द डिसीजन हु विल बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सो इट इज़ वन वे थ्रू विच वी मेंटेन द आई मीन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी हैव अ फिक्स टेन्यूर। देखो उनका टाइम फिक्स है। अगर मान लो कि वो बीच में हटा दिए जाते हैं तो उन्हें डर के, अगर एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेचर को पावर होता है उनको हटाने के लिए, तो वो फिर उनके दबाव में काम करते हैं, तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं कर पाते। दे होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, तब तक रहते हैं जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाते हैं। दिस सिक्योरिटी एंश्योर दैट दे आर एबल टू फंक्शन विदाउट फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब। ठीक है, अगर जॉब टेन्योर फिक्स नहीं होता तो किसी के दबाव में, अगर कोई भी हटा सकता था तो उसके दबाव में काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। रिमूवल ऑफ जज इज वेरी डिफिकल्ट। मान लो हटाना भी है तो बहुत मुश्किल से हटता है, इतना आसान नहीं हटाना। दे कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू इम्पीचमेंट विच इज़ ए डिफिकल्ट प्रोसीजर। हम पढ़ेंगे इम्पीचमेंट क्या होता है। इम्पीचमेंट एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड, और इवन हायर ऑफिशियल कैन बी रिमूव थ्रू इम्पीचमेंट। लेकिन ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है और इसलिए भी उन्हें पता है कि हमें ईजिली हटा नहीं सकते हैं, तो वो अपना आई मीन इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी नॉट डिपेंड ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फॉर देयर सैलरी। अगर मान लो कि सैलरी देने का जो ये होता है आपका सैलरी डिपेंड करता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के डिसीजन के ऊपर, तो हो सकता है सैलरी अगर जजेज उनके हिसाब से काम ना करे तो सैलरी कम कर दे, या अगर उनके फेवर में काम करे तो सैलरी बढ़ा दे। अगर ऐसा होता है तो शायद जजेज जो है वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आई मीन लेजिस्लेचर डज नॉट डिस्कस द सैलरी ऑफ द जजेज। उनका सैलरी फिक्स है एंड दैट कैन नॉट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट ऑल्सो। ठीक है, कंडक्ट ऑफ द जजेज कैन नॉट बी डिस्कस इन पार्लियामेंट। अब जज कोई भी डिसीजन लेता है तो आप ये नहीं कि पार्लियामेंट में उसको डिस्कस कर सकते हो। इट कैन बी डिस्कस ओनली व्हेन द जज इज इम्पीच्ड। एक ही तरीका है जज का डिसीजन को ये जजेस के बारे में डिस्कस करने का पार्लियामेंट में, या कि जब उसे हटाया जाता है तब, ना कि नॉर्मली जज के डिसीजन को डिस्कस किया जाता है। इफ़ इट इज डिस्कस देन इट लीड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर मान लो कि पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है या कहीं भी डिस्कस किया जाता है जज के डिसीजन को, या उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो उसको बोला जाता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट है, ये कोर्ट का आप आई मीन कंटेम्प्ट कर रहे हो। और एंड द एमपी कैन बी पेनलाइज। अगर कोई एमपी जज के डिसीजन को पार्लियामेंट में डिस्कस करता है तो उसको देन स्टेप कैन बी टेकन अगेंस्ट सच पर्सन। सो ठीक है, सो ऑल दीज पॉइंट्स से दैट इंडिकेट दैट जजेज जो है वो रिमेन इंडिपेंडेंट हो, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर लोगों को जुडिशरी पे फेथ हमें मेंटेन करना है तो। सो वाई इज रिमूवल ऑफ जजेस डिफिकल्ट। क्यों, मैंने बताया था ना कि जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू इम्पीचमेंट, लेकिन क्यों मुश्किल है। जज कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू इम्पीचमेंट। मैंने बताया इम्पीचमेंट एक प्रोसीजर है विच इज़ डिफिकल्ट प्रोसीजर। इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज देयर इज ए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। उनका एक तो टेन्योर सिक्योर है और जज कैन वर्क फियरलेसली। ठीक है, तो अपने बिना डर के काम कर सकते हैं, सो इसलिए उनको हटाना डिफिकल्ट है। हाउ इज ए जज अपॉइंटेड। मैंने बताया था जज का अपॉइंटमेंट एक
कोलिजियम मॉडल है, जिसमें कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर उनको अपॉइंट करते हैं। टू अपॉइंट द प्रिंसिपल ऑफ कोलिजियलिटी, मतलब होता है कि वन इंस्टीट्यूशन नहीं, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन कम टुगेदर अडॉप्ट किया जाता है। नेम ऑफ जजेज आर सजेस्टेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इन द कंसल्टेशन विद द 4 सीनियर मोस्ट जजेज एंड द प्रेसिडेंट देन अपॉइंटेड। देखो तो 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सजेस्ट करता है, वो भी सजेस्ट करने से पहले 4 जजेज को कंसल्ट करता है, एंड देन एक कंसेंसस के बेसिस पे किसी का नाम को सजेस्ट किया जाता है, एंड देन प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट सच पर्सन। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट इट इज़ नॉट इजी टू अपॉइंट जजेज। उसके बाद हु इज, देखो सीनियर एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोस्ट सबसे पहले वाले इनका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की, नेम द जजेज हु सप्रेस द कन्वेंशन ऑफ सीनियरिटी टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन से ऐसे जजेज हैं जिनको सीनियरिटी के बेसिस पे, जैसे आमतौर पर चीफ जस्टिस वही होता है जो सीनियर मोस्ट होता है। मान लो कि 3 चीफ जस्टिस रिटायर हो गया, इसके बाद 3 जजेज है जो सीनियर मोस्ट है, तो इनमें से सबसे सीनियर जो होगा उसको चीफ जस्टिस चुना जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है इंडिया में कि जो सीनियर मोस्ट जज को हमने साइड लाइन कर दिया और बाकी लोगों को चुन लिया है। जैसे AN रॉय और MH बेग, ये 2 ऐसे जज हैं जो कि अपॉइंट किए गए थे, इवन दो दे वर नॉट सीनियर मोस्ट देन ऑल्सो दे वर अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस। तो ये बेसिकली जब इंडिया में इमरजेंसी इम्पोज करने से पहले ऐसा हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है। सो इंदिरा गांधी वांटेड कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड कमिटेड जुडिशरी टू सस्टेन हर रूल। तो इंदिरा गांधी को लग रहा था कि हम 12th में पढ़ेंगे जुडिशरी इमरजेंसी के बारे में, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। एक्चुअली इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लागू किया था, और उस समय वो चाहती थी कि जो ब्यूरोक्रेसी हो, सरकारी नौकरी करने वाले लोग हो या जुडिशरी हो, वो गवर्नमेंट के प्रति कमिटेड हो, जो गवर्नमेंट बोलता है उसके हिसाब से काम करे। और इसलिए उन्होंने एक्चुअली इस चीज़ को पूरा करने के लिए कमिटेड जुडिशरी और कमिटेड ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने AN रॉय को चुन लिया था एज ए जज, इवन दो ही वाज नॉट ए सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और MH बेग भी चुने गए थे। सो नेक्स्ट है हमारा ऑन व्हाट जस्टिस वाज रेजोल्यूशन अगेंस्ट हिज रिमूवल पास्ड, ठीक है। सो ऑन विच जस्टिस वाज रेजोल्यूशन अगेंस्ट द रिमूवल पास्ड, यानी कि कौन सा जज के ऊपर हम देखते हैं कि हटाने का प्रोसेस शुरू किया गया था। जस्टिस V रामास्वामी, इम्पीचमेंट प्रोसीजर शुरू किया गया था इनके खिलाफ। तो ये जस्टिस है जिनके खिलाफ इंडिया में इम्पीचमेंट प्रोसीजर शुरू किया गया था, और ये हटे नहीं थे, लेकिन प्रूव नहीं हो पाया था। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड, व्हाट राइट द प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ऑन प्रूवन मिसबिहेवियर, अगर इनकैपेसिटी, अगर मान लो हम ये प्रूव कर देते हैं कि वो मिसबिहेवियर है उनका, या अगर वो अपने जो उनका कैपेसिटी है उसके बेसिस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, देन ओनली ही कैन बी रिमूव्ड, नो अदर वे दैट कैन बी अप्लाई टू रिमूव जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इनकैपेसिटी मीन्स जज इज नॉट प्रॉपरली एबल टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इस तब हटा सकते हैं हम। और हटाने का जो तरीका होता है इसमें कि रिमूवल ऑफ जजेस और रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी इन द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखो स्पेशल मेजोरिटी मतलब होता है 2/3 मेजोरिटी, ये करीब 66% वोट होता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स 2/3 ऑफ द दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। तो स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेंबर जो होते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं, जो प्रेजेंट हैं उसमें से 2/3 MP को सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल, या अगर टोटल मेंबर प्रेजेंट है 543, तो उसमें सिंपल मेजोरिटी 270, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। और वैसे अगर है तो जितने भी प्रेजेंट है उसमें से 2/3 सपोर्ट करना पड़ेगा, 66%, देन ओनली ही कैन बी रिमूव्ड। दस वाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव इज इंपॉर्टेंट एंड वाइल रिमूविंग लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट। तो एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट चुनता है वैसे तो, जिसको भी सजेस्ट किया जाता है, एंड रिमूवल में लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट है। सो एक इंस्टीट्यूशन को ये फंक्शन नहीं दिया गया अपॉइंट करना या हटाना, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो रिमूवल है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी। सो अब हम देखते हैं इंडिया का जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि इस तरह का है हमारा जुडिशरी,
सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, देन देयर आर हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है. सो आवर इज ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. सिंगल इंटीग्रेटेड मतलब एक ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इस तरह का. लेकिन अगर आप यूएसए में चले जाओगे तो यूएसए में क्या है कि एक सुप्रीम कोर्ट है और फिर हर स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट है, हर स्टेट में अपना सुप्रीम कोर्ट है. तो इस तरह से वहाँ पे इंटीग्रेटेड नहीं है. ये अगर स्टेट का कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है तो वो वहीं तक होता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता. हमारे यहाँ अगर मान लो हाई कोर्ट है और कोई डिसीजन लेता है, स्टेट में हाई कोर्ट है, तो अगर हम इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. एंड सुप्रीम कोर्ट जो है सुपरवाइज करता है पूरा जुडिशियल सिस्टम को. कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग होता है. सो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. दिस मीन्स that we have Supreme Court at the top, High Court below it, followed by district कोर्ट, लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब कोर्ट होता है. हाई कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, एंड देन सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है, देन हाई स्टेट में हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एंड फाइनली सबऑर्डिनेट कोर्ट नीचे होते हैं. ठीक है. सो ये हमारा इंटीग्रेटेड. व्हाट आर द पावर एंड जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सम ऑफ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हम पावर, जुरिसडिक्शन मतलब पावर ही होता है, तो पावर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला जो है इसके अंदर की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पहला है, तो इसमें देखते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में क्या है. देखो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होता है कि कुछ, तो देयर आर सर्टेन केसेस दैट कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एमंग द स्टेट देमसेल्फ. देखो कुछ केसेस होते हैं ना, डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में हम सीधा वहीं सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कुछ केसेस को लेके. और सुप्रीम कोर्ट का पावर टू डील विद सच केसेस इज कॉल्ड पावर ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. ठीक है. सो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मतलब क्या होता है कि देयर आर सर्टेन केसेस दैट कैन बी टेकन टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. कुछ केसेस को हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे केसेस को डील करने का पावर जो है, अथॉरिटी जो है, उस पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. सर्टेन केसेस दैट कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट, अब कौन से केसेस जा सकते हैं? अगर बिटवीन द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में कोई अगर टेंशन है या झगड़ा है तो वो डायरेक्टली जा सकता है. स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो दैट कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. सुप्रीम कोर्ट हैज सोल पावर टू रिजॉल्व द सच केसेस. दिस पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड पावर ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. ठीक है, मैंने बताया इसके बारे में. नाइदर हाई कोर्ट नॉर लोअर कोर्ट कैन डील विद सच केसेस. छोटा मतलब इससे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं डील कर सकता, हाई कोर्ट भी नहीं, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी नहीं डील कर सकता ऐसे केसेस को. सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो गिव्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द टू द पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कि अगर मान लो कोई भी चीज़ लिखा हुआ सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने का पावर जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही है, और इसी को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. और कोई भी कोर्ट को इंडिया में इस तरह का पावर नहीं मिला हुआ. तो ये है सुप्रीम कोर्ट का पावर ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. नेक्स्ट आता है एपीलेट जुरिसडिक्शन. एपीलेट मतलब होता है कि कोई भी केसेस कैन कम टू सुप्रीम कोर्ट थ्रू एन अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट. जैसे मान लो कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस किया था और वहाँ पे आपको जस्टिस लग रहा है कि जस्टिस नहीं मिला, देन वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, सॉरी आई मीन हाई कोर्ट जा सकते हो आप. और हाई कोर्ट में भी अगर आपको लगता है कि हाँ जस्टिस नहीं मिला तो देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट. लेकिन ऐसा नहीं कि हर केसेस कैन बी टेकन टू सुप्रीम कोर्ट. कुछ खास तरह के केसेस कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, हम देखेंगे उसके बारे में. तो जब हम अपील के थ्रू पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उस और ऐसे केसेस को डील करने का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसको बोलते हैं अपीलेट जुरिसडिक्शन. ठीक है. ए पर्सन कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट. सो बट द हाई कोर्ट हैज़, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑल द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी टेकन टू सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं हो सकता है. हाई कोर्ट सर्टिफाई दैट द केस फिट फॉर अपील. हाई कोर्ट को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ ये केस जो है अपील के लिए जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, तभी यू कैन गो एंड फाइल ए केस इन द सुप्रीम कोर्ट. द सर्टिफिकेट कैन बी गिवन इफ द केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इफ देयर इज एनी नीड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. देखो दो कारण से वो केस को भेजा जा सकता है. अगर मान लो कि ऐसा लगता है कि उस केस में कुछ ऐसे लॉ इन्वॉल्व है जिसको हमें इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली दैट केस कैन बी रिजॉल्व. देखो अगर मान लो कोई ऐसा केस है जिसमें लॉ जो है लेकिन वो लॉ क्लियर नहीं है कि किस तरह से अप्लाई किया जा सके, और उस लॉ के बारे में सम इंटरप्रिटेशन या कुछ व्याख्या करना ज़रूरी है, एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है कि लॉ को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन दैट कैन बी अप्लाइड. तो ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है टू गिव इंटरप्रिटेशन टू लॉ. इंटरप्रिटेशन मतलब होता है एक्सप्लेनेशन टू एनी लॉ, कि इसका और क्या क्या मतलब हो सकता है.
और दैट इज़ वाई so generally high court gives certificate that this I mean cases involve substantial question of law or it need interpretation of constitution, then that law can be taken to Supreme Court. Not all the cases that case can be taken to Supreme Court, not all the cases go to Supreme Court. And in criminal case, ये हो गया तो आपका एक सर्टिफिकेट वाला है. दूसरा जो हो गया कि क्रिमिनल केसेस में अगर मान लो डेथ सेंटेंस हैज बीन गिवन बाय लोअर कोर्ट ने किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया है, देन द पर्सन कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट. वो आदमी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर टू एडमिट अपील इवन व्हेन इट इज़ नॉट ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट. ठीक है. सो अब दूसरी बात है कि अगर मान लो किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है तो उस केस में दैट पर्सन कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी सर्टिफिकेट ऑल्सो, क्योंकि अब जब किसी को फांसी का सजा दे ही दिया हो तो फिर उसको तो लास्ट तक अपील करने का मौका मिलना चाहिए. सो इन दैट केस दैट पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी सर्टिफिकेट. बट इन रेस्ट ऑफ द केसेस हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, और हाई कोर्ट तभी सर्टिफाई करता है जब उसे लगता है कि इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है. नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. सुप्रीम कोर्ट देखो, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मीन्स प्रेसिडेंट कैन आस्क एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी मैटर दैट इज पब्लिक इंपॉर्टेंस और दैट इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मान लो कि कोई ऐसा मुद्दा या ऐसा इशू जो डिस्कस हो रहा है और पेशेंट को लगता है कि इसे मुझे जानना है, इसके बारे में इसका लीगल एस्पेक्ट के बारे में जानना जरूरी है, देन पेशेंट किससे पूछेगा? तो पेशेंट कैन आस्क सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. बट द Supreme Court is not bound to give advice and President is not bound to accept the such advice. सुप्रीम कोर्ट हो सकता है मना कर दे, क्योंकि उसे लगे कि इसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है ही नहीं या इसमें कोई लीगल एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो मना कर सकता है कि नहीं मैं इस पर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि इस पर कोई भी लीगल एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं है. और दूसरा ये है कि अगर उसे लगता है कि पेशेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट दे वो पेशेंट माने ही माने. ठीक है. सो नहीं भी मान सकता है, नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट. और सो रिट जुरिस्डिक्शन एक नेक्स्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का पावर है. रिट मतलब ऑर्डर होता है. ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज कॉल्ड रिट. तो देखें किस तरह का है. इट मीन्स दैट इंडिविजुअल हुज फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड ही और सी कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट. अगर मान लो किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या कोई भी छीनने की कोशिश करता है, देन दैट पर्सन कैन गो टू कोर्ट डायरेक्टली, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर इज कॉल्ड रिट. ठीक है. मैंने ऊपर बताया था. थ्रू सच रिट द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर टू एग्जीक्यूटिव टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे. इस रिट ऑर्डर के थ्रू वो एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं कि आप ऐसे करो या ऐसे नहीं करो. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड रिट जुरिस्डिक्शन. 5 रिट है हमारे यहाँ. हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्जरी, को वारंटो एंड प्रोहिबिशन. सो ये 5 रिट के थ्रू लोगों का फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, और जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है स्पेशल पावर. कुछ और भी पावर है इसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास. सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मान लो कोई भी केसेस लोअर कोर्ट में चल रहा है या विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया चल रहा है, उस केसेस को वो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि आप इसको रहने दो एंड ट्रांसफर दिस केस टू मी एंड आई विल सी टू इट दैट जस्टिस इज डन. सो इन दिस वे दैट इज स्पेशल पावर है. इसको पावर ऑफ टू ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील ये बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है बिसाइड दिस डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग. ये भी हमें याद रखना है कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है वो बाइंडिंग होता है, सबको मानना होता है. अदर कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इट इज एनफोर्सेबल अक्रॉस द कंट्री. मोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन डिसीजन. लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई डिसीजन लिया है ना, उसको भी रिव्यू कर सकता है या दोबारा से उसको चेक कर सकता है या उसमें कोई और तरह से जस्टिस दे सकता है. सो ये पावर है सुप्रीम कोर्ट पर. दीज आर द डिफरेंट पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. सो ओरिजिनल, एपिलेट हमने इसके बारे में देखा. देन फाइनली एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन एंड स्पेशल पावर. ठीक है. नेक्स्ट आता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. क्या एडवांटेज है एडवाइज. मैंने अभी ऊपर बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एडवाइस टू प्रेसिडेंट. इट अलाउ गवर्नमेंट टू सीक लीगल ओपिनियन important matters so that later on it does not lead to unnecessary legal problem. मान लो सरकार को और गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ हम ये लॉ पास कर देते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई लीगल एस्पेक्ट आ जाता है बाद में तो वो शायद लॉ फिर प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा या उसको कैंसिल करना पड़ जाएगा. तो इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट जो है पेशेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से पहले एडवाइस ले ले कि क्या है क्या नहीं है, क्या ये लॉ लीगली पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करना या नहीं करना. व्हेन द सुप्रीम कोर्ट गिव्स एडवाइस गवर्नमेंट कैन मेक चेंजेस इन इट्स एक्शन और लेज. तो अगर मान लो कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाँ इसमें ये बदलाव आना चाहिए, तो जनरली गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करता है और चेंज करता है, क्योंकि पता है कि अगर वो पास कर देगा बिना
सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के, तो हो सकता है लीगल प्रॉब्लम आ जाए उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, और शायद लॉ को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट होने में प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ PIL। PIL क्या होता है, या इसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ठीक है। Why PIL was introduced? So PIL में public interest litigation was an instrument by which the group, organization or individual can file a case in court on behalf of socially and economically backward section। देखो इंडिया में जस्टिस सबको मिलना चाहिए, लेकिन क्या रियली सबको जस्टिस मिलता है? नहीं। जिन लोगों के पास पावर है, जिन लोगों के पास मनी है, वो हायर कर सकते हैं आई मीन ये लॉयर को, और इस तरह से जस्टिस इजीली पा सकते हैं। बट व्हाट अबाउट दोज हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जिनका पैसा नहीं है, जो सामाजिक तौर से बहुत नीचे हैं, ऐसे लोग तो भाई कभी कोर्ट पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि और ना ही लॉयर हायर कर सकते हैं, ना ही इनके पास इतना नॉलेज है कि कोर्ट जा सके। तो क्या ऐसे लोग हमेशा सफ़र करते रहेंगे? क्या इनको जस्टिस कभी नहीं मिलेगा? तो इस तरह के लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए PIL इंट्रोड्यूस किया गया है, कि इनके बिहाफ पे, जैसे कि चाइल्ड लेबर हो गया, वो तो कभी जा नहीं सकते खुद ऑन देयर ओन टू कोर्ट, तो इनके भी यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कैन फाइल ए केस ऑन देयर बिहाफ। जो लोअर कास्ट के लोग हैं, इनके बिहाफ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल केस फाइल कर सकता है। सो इसी को बोलते हैं PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक के इंटरेस्ट को पॉइंट ऑफ व्यू, कीपिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू द पब्लिक इंटरेस्ट, एनी सोशल एक्टिविस्ट can file a case in Supreme Court about some problem that is being faced by lower section of society. So that is called public interest litigation. PIL was introduced for bringing justice to poor and needy। चलो बता चुका हूँ, इनिशियली पुअर कुड नॉट, ये भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, बट आफ्टर 1980 सुप्रीम कोर्ट केम आउट विद द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 80s के बाद आया था ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें कि पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल, जो लोग की समाज सेवा करने की उनके अंदर इच्छा है, ऐसे लोगों को लग रहा है कि समाज में कुछ सेक्शन को सप्रेस किया जा रहा है, तो उन सेक्शन के बिहाफ पे वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट पे ऐसे केसेस को प्रायोरिटी बेसिस पे लेता है और इन्वेस्टिगेट करता है। अगर सचमुच का ऐसा लगता है कि जो बैकवर्ड कास्ट है या क्लास है या बच्चे हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट सच। फॉर एग्जांपल इन 1979 एडवोकेट फाइल्ड ए पिटिशन फॉर रीडिंग after reading about a Bihar jail inmate spending long years in jail than their imprisonment would have required. Supreme Court took up the matter and it became the famous one of the early PIL। देखो क्या हुआ कि एक बार एक पिक पॉकेट था, मतलब पॉकेट मारने वाला, उसने पॉकेट मारा, उसके लिए पुलिस पकड़ लेके गया, और अगर मान लो उसको सज़ा भी होता है तो 3 महीने का सज़ा होता है, लेकिन वो 1.5 ईयर से जेल में पड़ा हुआ था। तो हाउ कैन एग्जीक्यूटिव टेक अवे समबडी फ्रीडम? ये तो उसका राइट टू फ्रीडम जो है, फंडामेंटल राइट, वो वायलेट हो रहा है। तो अब बट वो जेल में है, एक चोर है, तो हाउ कैन ही अप्रोच कोर्ट? तो उसके बिहाफ पे कुछ एडवोकेट थे, उन्होंने पिटिशन फाइल किया, एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट टुक दिस मैटर, एंड सिंस देन हम देखते हैं कि इंडिया में PIL का सिस्टम शुरू हो जाता है। In 1980, prison inmate of Tihar jail managed to send a scribbled piece of paper to Justice Krishna Iyer narrating physical torture of prisoners। तो किसी ने तिहाड़ जेल से एक कैदी जो था, उसने कुछ लिख के भेजा कि जस्टिस कृष्णा अय्यर को, कि यहाँ पे फिजिकल टॉर्चर होता है प्रिजनर्स को। द जज गॉट इट्स कन्वर्टेड इनटू अ पिटीशन, एंड फाइनली इसी लेटर को उसने एक पिटीशन में कन्वर्ट कर देता है। इट केम टू बी नोन एज सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये केस को सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन नाम जानता आ सकता है। क्या मैटर इन्वॉल्व था इसके अंदर? सो नेक्स्ट है, इन विच ईयर PIL वॉज इंट्रोड्यूस, तो याद रखना आपको 1979 में। नेक्स्ट है, हाउ डज सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल? तो मैंने आपको बताया था पहले कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल। इट कैन रिजोल्व फंडामेंटल राइट बाई इशूइंग रिट मैंने बताया था ना, ऑर्डर। और ये जो है आर्टिकल 32 जो है हाई कोर्ट कोर्ट के पास अथॉरिटी है इशू रिट करने का, और कैन इशू रिट्स हाई कोर्ट 226, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो 32 आर्टिकल के थ्रू लोगों का राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है बाय पासिंग रिट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट हैज़ द पावर टू चेक एनी लॉ पास बाय लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन।
इफ़ अगर मैं देखो हम इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं हम, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्डर अगर एग्जीक्यूटिव पास करता है या कोई भी लॉ जो है जो लेजिस्लेचर बनाता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, देन सच केसेस सच लॉ कैन बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इसको सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर सकता है। ऐसे पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू मतलब दोबारा कोई चीज़ को देखना। सो कोई कानून बन गया, अगर वो फंडामेंटल राइट वायलेट करता है या कोई दूसरा और वे में लोगों का फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश किया जाता है, तो आई मीन सुप्रीम कोर्ट कैन चेक सच लॉ एंड अगर उसको लगता है कि गलत है तो उसको कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये आज एक नया आई मीन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है कि ये एक तरह से जस्टिस का स्कोप को और बड़ा कर दिया गया। PIL इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज्म इज अप्लाइड। तो PIL के थ्रू ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक जुडिशियल एक्टिविटी, देखो जुडिशरी बिकम प्रोएक्टिव, जो उसका काम है उस काम से ज़्यादा काम करना और इंटरफेयर करना इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, अब जैसे मान लो कि दिल्ली गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर ने ये 5,000 करोड़ दिया था क्लीन करने के लिए, अगर मान लो 2 साल हुआ अभी भी क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो उतना ही बेकार है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से कि आपको इतना पैसा मिला था, आपने कहाँ कहाँ स्पेंड किया और क्यों गंगा क्लीन नहीं हुआ। सो इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा आई मीन जितना पावर जुडिशरी को दिया उससे ज़्यादा पावर एंजॉय करना और इंटरफेयर करना इन द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, और दिस इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिव। जुडिशरी बिकम प्रोएक्टिव। मान लो कोई केस चल रहा है, उसमें जजेस जो है सॉरी पुलिस जो है वो सही से काम नहीं करे, क्योंकि जो विक्टिम आई मीन जो जिसने क्राइम किया वो सोशली और इकोनॉमिकली बहुत आई मीन प्रॉस्परस है और उसके दबाव में काम करते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है पुलिस अथॉरिटी को कि आप क्यों डिले हो रहा है इसमें, और पुलिस अथॉरिटी को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा क्या कारण डिले होने का। सो वेयर जुडिशियल रिव्यू बी अप्लाइड, कहाँ पे अप्लाई कर सकते रिव्यू, मैंने बताया था ना कि वो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ, ये रिव्यू करना कि कोई जो लॉ बनाया गया वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। तो इस तरह का जो ठीक है एक्स्ट्रा एफर्ट जुडिशरी लेता है इन ऑर्डर टू करेक्ट जुडिशरी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। सो जुडिशियल रिव्यू मतलब रिव्यू करना, क्या रिव्यू करना, रिव्यू करना लॉ पास बाय लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, कि क्या वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो एक तो है कि फेडरल रिलेशनशिप में, सो पहला पॉइंट हमने देखा था कि व्हेन एनी लॉ और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वायलेट द फंडामेंटल राइट देन जुडिशियल रिव्यू कैन बी अप्लाई टू दैट। फेडरल रिलेशनशिप, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल रिलेशनशिप मतलब होता है कि सेंट्रल स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है, सुप्रीम कोर्ट कैन यूज जुडिशियल रिव्यू इफ ही फाइंड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट लगता है कि हाँ जो पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आपको पता है देयर आर 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक है तो यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और कंकरेंट लिस्ट होता है। सो यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट मेंशन है, उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकता है, इसमें दोनों बना सकता है। ठीक है, सो अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगता है तो सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर और रिव्यू कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ जुडिशरी इज पावरफुल ऑर्गन। जुडिशियल एक्टिविज्म है जुडिशरी के पास, मैंने बताया जुडिशियल रिव्यू है और रिट जुरिस्डिक्शन है। बिकॉज ऑफ दीज 3 आई मीन एक्टिविटीज ऑफ द जुडिशरी मेक जुडिशरी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड। हाउ हैज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन division of power, the power बंटना between central state government, that is called division of power. So our constitution had provided a system of balance. No organ of government can claim supremacy. देखो कोई भी ऑर्गन, चाहे तो एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, तीनों में से कोई भी ऑर्गन जो है वो पावर को मिसयूज नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट मेक ए लॉ एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट को पावर है लॉ बनाने का और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ बदलाव लाना है तो एग्जीक्यूटिव काम होता है जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है उसको लागू करना। ठीक है, ये काम जो होता है एग्जीक्यूटिव होता है। पर जुडिशरी का क्या काम होता है, इज सुप्रीम इन सेटिंग डिस्प्यूट एंड डिक्लेयरिंग वेदर द लॉ हैव बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है कि डिस्प्यूट सेटल करना और ये देखना कि जो लॉ पास किया गया क्या वो
कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के बेसिस पे है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो ऐसे लॉ को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर सकता है, और इसको बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, गिव फ्यू एग्जाम्पल वे जुडिशरी हैज बिकम एक्टिव इन पॉलिटिकल केस। मैंने अभी बताया था ना, जिसको जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है। देखो, जुडिशरी हैज गिवन डायरेक्शन ऑफ सीबीआई टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट politician bureaucrats in हवाला केसेस। नरसिम्हा लॉ केस, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप। देखो यहाँ पे जुडिशरी जो है सीबीआई को बोल सकता है कि आप इस पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करो और उसका रिपोर्ट सबमिट करो। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल हैं जब जुडिशियल जो होता है, एक्चुअली जुडिशियल का काम ये नहीं है, लेकिन जुडिशियल इसमें दखलंदाजी भी करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज केस ऑन द भारती केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1973 में सुप्रीम कोर्ट के पास आया था, 1973 में। तो क्या है हम देखते हैं। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोवर्सी एरोज ओवर द पार्लियामेंट पावर टू लिमिट द और रेस्ट्रिक्ट द राइट टू प्रॉपर्टी। देखो, आपको पता है कि पहले 7 फंडामेंटल राइट थे और 7वां जो राइट टू प्रॉपर्टी था। तो ऐसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आया, और उस एक्ट के थ्रू जो एक्स्ट्रा वो लैंड है ज़मींदारों के पास, दैट विल बी टेकन अवे और दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the peasants who did not have any land of their own। ठीक है। सो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या हो रहा है कि but court intervened and said that it was unconstitutional and government cannot make any law restricting right to property as right to property was fundamental right। तो फिर बाद में जब जमींदारों ने कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता है जिसमें कि लोगों का फंडामेंटल राइट छीन जाए, और ऐसा कोई भी लॉ बनाता है तो जुडिशरी हैज़ द पावर टू रिव्यू एंड कैंसिल सच लॉ। ठीक है। अब पार्लियामेंट को लगा कि जो हम लैंड रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि गरीबों को लैंड दिया जाए, गरीबी दूर किया जाए, ये तो पास होएगा ही नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो उस समय पार्लियामेंट ने बोला था कि ठीक है, पार्लियामेंट सेड ट्राई टू अमेंडिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। अब देखो, पार्लियामेंट ने सोचा कि अगर हम राइट टू प्रॉपर्टी हटा ही देते हैं फंडामेंटल राइट से, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, और उन्होंने हटाने की कोशिश करी। देखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड बिटवीन 1967 to 73 द फाइट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बिकम वेरी पॉपुलर। इन 1973 court gave decision which become the very famous as question on the Bharti case। The court said that there is basic structure of the constitution which cannot be amended or violated by executive। Court also said that the right to property is not a basic structure of the constitution and therefore right to property can be amended to bring a public welfare। देखो, अब देखो क्या हुआ कि इस केस में जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, वो वर्डिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वर्डिक्ट में, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो कैन चेंज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन ब्रिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये दैट कैनॉट बी कॉल्ड एज अ वायलेशन। तो इस तरह से और अगर पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी कैंसिल कर देता है एज अ फंडामेंटल राइट और इसको लीगल राइट बना देता है, तो ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करना नहीं माना जाता है। और इस तरह से कोर्ट एग्री हो गया पार्लियामेंट के बात पे कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग प्रीएम्बल ऑल्सो, इंक्लूडिंग बेसिक एनीथिंग, इवन फंडामेंटल राइट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड। लेकिन वाइल अमेंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट नीड टू मेक श्योर दैट that amendment is not affecting the basic structure of constitution। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी और बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है तो दैट कैन बी रिमूव्ड। ठीक है। सो सेकेंडली इट वाज आल्सो सेड दैट इट इज़ ओनली कोर्ट दैट विल डिसाइड विच इज़ अ बेसिक। और ये बोला अगर मान लो जब उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में बदलाव ला सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट ऑल्सो। तो ये पूछा गया कि लेकिन ये डिसीजन लेने से पहले पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो कि इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता हो।
अब पार्लियामेंट ने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, तो बोला कि दैट मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट वेन एवर एनी केसेस कम टू इट, एट दैट टाइम इट विल टेल व्हाट इज वेदर दैट लॉ इज वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट। ठीक है, सो इस तरह से 73 में जो केसेस आया था केशवानंद भारती के, व्हाट आर द प्रॉब्लम विच आवर जुडिशरी इज करेंटली फेसिंग। सो करप्शन है एक तो सबसे बड़ी बात है, उसके बाद डिले इन गिविंग जजमेंट है, बहुत डिले होता है, केसेस अगर आ गए तो हो सकता है 10 साल 12 साल लग सकता है। विटनेस टर्निंग हॉस्टाइल, अगर मान लो हम किसी को विटनेस बना के लेके आते हैं और कोर्ट में वो होता है, वो उनके खिलाफ गवाही देते हैं, दैट मीन दैट विटनेस इज नॉट गिविंग द ट्रू अकाउंट ऑफ सर्कमस्टांसेस, ये भी है एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ स्टाफ, बहुत कम स्टाफ है जुडिशरी के पास, उसकी वजह से डिले होता है जस्टिस देने में। नो ट्रांसपेरेंसी अमंग द जज जो क्या डिसीजन लेते हैं, किस बेसिस पे लेते हैं, ये सारे हम नहीं जान सकते और ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। ओनली वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल कैन अप्रोच कोर्ट, तो ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि रिच लोग ज़्यादा उनको जस्टिस मिल जाता है क्योंकि उनका पैसा है, उनके पास, दे कैन हायर एडवोकेट और लॉयर एंड देयर बाय दे कैन गेट जस्टिस, बट व्हाट अबाउट द पीपल लाइक ऑर्डिनरी पीपल, तो यही चीज़ में बताया हुआ है। ठीक है, सो आपको होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे डू कमेंट ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।